अब नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे उथल पुथल का समय या 1905 की क्रांति। अभी हम रूस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो 1905 में रूस में जो क्रांति वो कैसी हुई। रूस एक निरंकुश राजशाही था, यानी यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, राजा का शासन था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, यानी एक नेशनल पार्लियामेंट थी, लेकिन जो जार निकोलस था वो इसके अधीन नहीं था, उसका अपना शासन था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, यानी वो चाहते थे कि सबका राज होना चाहिए, हर किसी को पार्टी में सदस्यता मिलनी चाहिए और लोकतंत्र आना चाहिए, एक तरह से राजतंत्र हट जाना चाहिए। तो इसके लिए बड़ी मुहिम भी चलाई गई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम भी किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। अभी हम मजदूरों के बारे में पढ़ें, फिर किसान के बारे में पढ़ेंगे। 1904 का साल जो था रूसी मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन यानी जो उनकी सैलरी थी 20% तक की गिरावट आ गई, यानी इतनी कीमतें बढ़ गई। तो कैसे, सैलरी तो उतनी रही, मान लो अगर किसी को 100 रुपये मिलते तो सैलरी उतनी रही, लेकिन खर्चा 120 रुपये का हो गया, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की, तो बहुत मुश्किल हुई लोगों को। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, काफ़ी मजदूर यूनियन बनने लगी। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को उनकी नौकरी से निकाल दिया, यानी 4 मजदूरों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। हमने पहले पढ़ा ना कि चाहे मजदूरों में डिफरेंसेस थे, लेकिन जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कुछ करना होता था तो सारे मजदूर एक हो जाते थे। बाई चांस यहाँ पर ऐसा हुआ कि 1904 में ऐसा हुआ कि 4 सदस्य थे, उनको आयरन फैक्ट्री से निकाल दिया गया, 4 मजदूरों को, तो सारे मजदूर एक हो गए और उन्होंने हड़ताल करने का निर्णय ले लिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। यानी 4 मजदूरों को जब हटाया गया तो सारे मजदूर एक हो गए, उन्होंने हड़ताल करने का फैसला कर लिया और सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 के करीब मजदूर काम के तो हड़ताल पर आ गए। और इनकी क्या शिकायतें थी कि काम के घंटे जो हम 15-15 घंटे काम करते, काम के घंटे घटाए जाए और 8 घंटे किए जाए, सैलरी में वृद्धि की जाए, वेतन में वृद्धि की जाए और कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए, ये उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी। इसी दौरान जब पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार जो निकोलस था उसके महल के पास पहुंचा, हड़ताल चल रही थी, तो एक यहाँ पर वो पादरी साहब थे, फादर जिनको बोल सकते हैं चर्च फादर गेपॉन, वो लीडर थे और वो मजदूरों के एक संगठन को लेकर, एक जुलूस को लेकर विंटर पैलेस नाम की जगह पहुँचे जो जार निकोलस का घर था, महल था। जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। जब वो महल के सामने पहुँचे तो पुलिस ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संडे का दिन था और 100 मजदूर मारे गए थे, 300 के करीब घायल हुए थे, इसलिए इस दिन को आज तक खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है या याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। जब इतने मजदूर मरे तो 1905 की रूस में क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने, अब तो सब पूरा देश एक हो गया, जैसे हमारे देश में हुआ था ऐसे रूस में भी हुआ, पूरा देश एक हो गया और नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया, विश्वविद्यालय यानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी गई। ऐसे इस तरीके से 1905 से यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी, यानी एक संसद बनाई गई जो जार को सलाह मशवरा दिया करेगी, ड्यूमा नाम उसका रखा गया,
ठीक है ना, ड्यूमा, ये याद रखना, ड्यूमा नाम रखा गया, उसका गठन किया गया। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं, यानी बहुत हड़ताल बढ़ गई। जार ने भी एक ड्यूमा नाम की एक संसद का गठन कर दिया जो उसको सलाह देगी कि मजदूरों के खिलाफ क्या करना चाहिए, किसानों के खिलाफ क्या करना चाहिए, क्रांति को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ फैक्ट्री मजदूरों ने भी अपनी यूनियन और संघ बना लिए। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार की तरफ से तो गैर कानून थी, जार की तरफ से तो ये ऐसी मजदूर यूनियन, जिसको लेबर यूनियन भी हम कह सकते हैं, ये गैर कानूनी थी, तो वो छुप कर काम किया करते थे। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त भी कर दिया। यानी ड्यूमा तो बनाया उसने, एक संगठन तो बनाया जार ने, लेकिन पहली ड्यूमा को 75 दिन में बर्खास्त कर दिया और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर दिया। वो किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था, इसलिए उसने ड्यूमा को खत्म कर दिया। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर लिया। अब उसने क्या, रूढ़िवादियों को ले आया, वो तीसरी ड्यूमा बनाई। अब पहली ड्यूमा खत्म कर दी, दूसरी ड्यूमा खत्म कर दी, तीसरी ड्यूमा बनाई, और अब उसने इस ड्यूमा में किनको अपने सदस्य रखा, जो रूढ़िवादी थे, यानी जो हिस्ट्री को ही माना करते थे, उनको उसमें रख लिया। उदारवादी और क्रांतिकारियों को उसने इन ड्यूमा से बाहर निकाल दिया। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये देश थे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो एक ग्रुप में 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। इस तरीके से 2 ग्रुप बन गए, दोनों ग्रुपों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। जैसे इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड का लड़ तो रहा था प्रथम विश्व, लेकिन इंग्लैंड का उस वक्त राज इंडिया पर भी था, तो इस तरीके से इंडिया भी मिल गया उसके साथ। इंग्लैंड का राज अफ्रीका में भी था, तो अफ्रीका को भी साथ देना पड़ा इंग्लैंड का। तो इस तरीके से यह युद्ध इन 6 देशों में नहीं रहा, बाकी सारे देशों में भी फैल गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से काफ़ी भिन्न थी, यानी 2 ग्रुप थे तो दोनों भिन्न थे। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, यानी रूस को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। तो तब क्या हुआ, 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इस वर्ल्ड वॉर में। पीछे अब रूस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसके बहुत से सैनिक जो थे मारे गए। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट करना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी रेफ्यूजीज हो गए, जिनके घर बार छिन गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, क्योंकि बेटा जब भी देश में कुछ होता है तो सारा ब्लेम जो है वो राजा पर या नेता पर ही आता है, जो शासक होता है। तो जब ऐसा हुआ, इतने लोग 70 लाख लोग मारे गए, 30 लाख शरणार्थी हो गए, रेफ्यूजी हो गए, तो सारा का सारा भार जो था वो जार के ऊपर आ गया और इस वजह से जार जो था वो अलोकप्रिय हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध बहुत लंबा खिंचता जा रहा था। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, हमने देखा ना 85% जनता तो किसान ही थे, खेती बाड़ी करती थी, तो जो 15% उद्योग थे उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, जो विदेश के लोग यहाँ पर निवेश कर रहे थे वो भी खत्म हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। अच्छी सेहत वाले जितने पुरुष होते थे उनको युद्ध में झोंक दिया जाता था, सिपाही बना दिया जाता था ज़बरदस्ती। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए
मोर्चे पर भेजा जाने लगा। तो शहरों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए कमी होने लगी अनाज की, तो उनको मुश्किल होने लगी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो इस तरीके से उद्योगों पर भी क्रांति का या वर्ल्ड वॉर का असर हुआ। तो रूस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेटा आधा चैप्टर अभी और रह गया, तो हम जब नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी जितना चैप्टर पढ़ाया गया है वो चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, उसका 1 और 2 टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। 3rd टॉपिक हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसकी वर्कशीट तुम्हें मैं भेज दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स वो कॉपी में, हिस्ट्री की कॉपी में करेंगे ध्यान से। और अपना ध्यान रखेंगे, अटेंडेंस का ध्यान रखेंगे। 11 से 11:10 के बीच में जिन बच्चों की अटेंडेंस आएगी सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। बाकी जो 11 बजे से पहले भेजेंगे या 11:10 के बाद भेजेंगे उनकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी। दूसरी बात, हिमांशु 3 है 9th A में, लेकिन हिमांशु 1, हिमांशु 2, हिमांशु 3 ऐसे लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हिमांशु अपना पूरा नाम लिखे कि क्या नाम है, उसी के हिसाब से अटेंडेंस लगाऊंगी। अदरवाइज मैं जो सिर्फ हिमांशु लिखेगा उसकी मैं एब्सेंट लगाऊंगी। ऐसी जो भी नाम है अपना सर नेम अगर लिखे, क्योंकि अभी हम फेस टू फेस तो मिल नहीं रहे हैं, तो हमें नाम से तो देखना है ना बेटा। तो अपने अटेंडेंस का ध्यान रखें। यही अटेंडेंस जब स्कूल रीओपन होगा तो अटेंडेंस रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना जितना भी पढ़ाया गया है उसको याद कर ले, लर्न कर ले, अच्छी तरह रिवाइज कर ले, क्योंकि हो सकता है कभी भी ऑर्डर आए तो यूनिट टेस्ट हम इसी तरीके से लेंगे ऑनलाइन ही, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा। अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और सेफ रहना है।